अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये कि हम चार बंदों की फैमिली फरवरी 2023 में पाकिस्तान से इमिग्रेट करके परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर कनाडा आए हैं और आजकल मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। जॉब जब से मैंने ढूंढनी शुरू की है और रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी डेमोन्स्ट्रेशन ली है तो बहुत सी चीज़ें पता चली हैं। अभी तक यानी जब मुझे 3 हफ्ते हो चुके हैं कनाडा पहुंचे हुए, अपनी जॉब सर्च जर्नी और लर्निंग के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही ख़ास बातें हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा आकर जॉब करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को फंड करने के लिए अपने मुल्क से या देश से लिमिटेड मनी लेकर आते हैं, चाहे भारत से आ रहे हो या पाकिस्तान से आ रहे हो, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर आकर पैसा कमाकर अपनी फ़ीस खुद दें, क्योंकि ये पॉसिबल है इस मुल्क में। और एक बार अगर आप यहाँ से कोई भी डिग्री ले लेते हैं तो वो आपके पूरे उम्र का सरमाया हो जाता है। ये हमारे दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है कि डिग्री ले ली उसके बाद भी आपके फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी है कि आप कामयाब होंगे नाकाम होंगे। यहाँ की अगर यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ लिया है तो कम से कम इसी मुल्क में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो बहरहाल, क्या वो गुर हैं जो मैं बताने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स भी अपना सकते हैं अच्छी जॉब लैंड करने के लिए सून एज पॉसिबल, और जाहिर है कि परमानेंट रेजिडेंट्स तो उनको अपना सकते हैं ही अच्छी जॉब्स हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज़ ये कि मैं हालांकि पसंद करता हूँ ज़्यादा बिजनेस करना एज़ कम्पेयर टू जॉब, और मैंने अपने ज़िंदगी में पीछे अगर मैं मुड़कर देखूँ तो ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड रहकर या ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम से कमाया है। कभी आपके साथ शेयर भी करूँगा कि इंशाल्लाह कैसे ऑनलाइन कमाया जा सकता है या मैंने कैसे कमाया। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कनाडा में मैं पर्टिकुलरली इस वक्त जॉब क्यों ढूंढ रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। तो सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि अभी मैं कनाडा में बिल्कुल नया हूँ। बिजनेस कोई सा भी इस्टेब्लिश करने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको मार्केट की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए, अपने कंपेटिटर्स का पता होना चाहिए, और बेस्ट प्लेस और स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता हो कि कौन सी जगह है जहाँ पर मैं एक ख़ास किस्म का बिजनेस शुरू करूँ तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बिकने के मैक्सिमम इम्कानात होते हैं। अभी तो मैं कनाडा को ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस इलाके में क्या है, कौन सा कितना कंजेस्टेड है, किधर किस किस्म की कम्युनिटी ज़्यादा है, किधर देसी कम्युनिटी ज़्यादा है, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या चीज़ें जिनकी उनको ज़रूरत पड़ती है लेकिन वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो ये चीज़ें सारी जब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाती हैं तभी आप कोई सा भी बिजनेस एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत शुरू कर सकते हैं। तो उसमें तो वक्त लगेगा। फिलहाल तो हम लोग सर्वाइवल मोड पे हैं, क्योंकि अभी वो पैसा चल रहा है जो हम पाकिस्तान में जब थे तब जो हमारे पास पैसा था वो वाला यहाँ पर लग रहा है। और कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी चार बंदों की फैमिली का अगर मैं आपको मंथली एस्टिमेट बताऊं तो वो आसानी 4000 कैनेडियन डॉलर्स बन जाता है, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर आपको मैं समझाने के लिए कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 8 लाख रुपया बनता है। तो 8 लाख रुपया अगर एक मुल्क में आपका एक्सपेंस है तो आप समझ ही सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से हमारा जो माहाना खर्चा था तकरीबन आप समझ लें कि 1.5 लाख रुपया था। तो किधर 1.5 लाख और किधर पाकिस्तानी 8 लाख रुपया एक महीने में जा रहा है आपका। तो जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो तो बमुश्किल एक चार बंदों की फैमिली के लिए जितनी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिक्वायर करती है तो मुश्किल से 5 महीने या 6 महीने के लिए ही काफ़ी होते हैं। वो और बात है कि बच्चों का फिर चाइल्ड बेनिफिट मिलने लग पड़ता है तो उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट हो जाता है, तो आप 6 मंथ्स के सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 8 महीनों तक। यानी आसान अल्फाज में बात करूं तो अभी जितना प्रूफ ऑफ फंड्स का पैसा हमारे पास है या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की रिक्वायरमेंट थी कि चार बंदों की फैमिली के पास होना चाहिए, अगर उसमें बच्चे हैं आपके दो तो आप समझ लें कि आप बैठे बिठाए यानी कि जॉब के बगैर तकरीबन 7 महीने गुजारा कर सकते हैं। 7 महीने के बाद अगर वो आपकी कुल बचत थी उसके अलावा आपके पास कोई और पैसे नहीं तो समझ लें आपके पास वापस जाने के अपने मुल्क में भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि टिकट काफ़ी महंगा होता है। वो आपको मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। एक चार बंदों की फैमिली का माहाना खर्चा तकरीबन 4000 कैनेडियन डॉलर्स आता है, जो पाकिस्तानी 8 लाख रुपया बनता है। और ये जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं यानी 24,733 कैनेडियन डॉलर्स कनाडा चाइल्ड बेनिफिट को मिलाकर लगभग 7 महीने के लिए काफ़ी है अगर आपको जॉब नहीं मिलती। लेकिन ऐसा होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं कि एक फैमिली जिसमें एक बंदा कम से कम, वैसे तो दोनों काम कर सकते हैं, मियाँ बीवी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक भी
अगर सही करके मेहनत करता है, यानी सर्च करता है जॉब, उसको मिले ना और 7 महीने गुजर जाएँ, ऐसा कभी देखने में आता नहीं है आमतौर पर। यहाँ ये होता है कि बहुत अच्छी जॉब ना भी मिले तो भी सर्वाइवल जॉब्स तो हमेशा रहती ही हैं, जिसमें भी आपको मिनिमम वेज मिल जाती है। और वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन जनरली कम अज़ कम जो वेज है कनाडा में इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक $15 है। 15 कैनेडियन डॉलर से कम आपको कोई लीगली पे नहीं कर सकता अगर आप अपने सोशल इंश्योरेंस नंबर पर उसके साथ काम कर रहे हैं, तो $15 तो उसको पे करने ही होंगे। और कुछ स्टेट्स में या कुछ प्रोविंसेस में ये 15.5 है, कुछ में 16 है, वेरी करता है फ्रॉम जगह टू जगह। तो अगर आप मिनिमम वेज यानी सर्वाइवल मोड पर भी आ जाते हैं, सर्वाइवल जॉब्स करते हैं। सर्वाइवल जॉब्स कौन सी होती है? जैसे आप किसी गैस स्टेशन पर काम करने लग पड़े, या मैकडोनल्ड्स में डिलीवरी बॉय बन जाएं, या आप कैश काउंटर पर जॉब करें, तो इस किस्म की जो जॉब्स होती हैं सर्वाइवल जॉब्स होती हैं। इनसे भी इंसान इतना कमा लेता है कि आसानी अपना रेंट दे दे। हालांकि रेंट्स बहुत हाई हो चुके हैं। रेंट्स जनरली 1 बेड अपार्टमेंट्स के या बेसमेंट्स के भी रेंट्स अब 1900 और 2000 कैनेडियन डॉलर्स को छू रहे हैं, यानी इतना एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है रेंट अब। लेकिन उसके बावजूद अगर आप सर्वाइवल जॉब भी करते हैं, कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड भी लग जाते हैं, तो भी आप इजीली अपना रेंट निकाल सकते हैं, बल्कि साथ में ग्रोसरी भी कर सकते हैं आप, शर्त ये कि यू लिव इन अ बजट। जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो हमें आए हुए अभी 3 हफ्ते हुए हैं, और दिस इज़ टू अर्ली अ टाइम टू डिसाइड कि अगर आप किसी सर्वाइवल जॉब की तरफ जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई जॉब ले लेते हैं एक दफ़ा, तो फिर उसमें से निकलना भी उतना आसान नहीं होता। हाँ, आप नोटिस देकर निकल तो सकते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें उस जॉब के मुताबिक कर ली हुई होती हैं। आप उसके करीब ले सकते हैं अपना अपार्टमेंट, हो सकता है आपने कोई गाड़ी लगवा ली हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिस्टम्स इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं एक जॉब को हासिल करने के लिए, तो फिर उसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता। तो पहले ही मैं ये समझता हूँ कि इंसान को डर नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसको आकर मैंने देखा है, परखा है, और मैं इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बोल रहा हूँ तो किसी वजह से बोल रहा हूँ। और आपको धीरे धीरे दिखेगा भी मेरे व्लॉग से कि कैसे एक क्वालिफाइड इंसान जिसको अपने ऊपर एतबार हो और खुद एतमादी हो, और वो समझता हो कि वो हार्ड वर्किंग है और काफ़ी टैलेंटेड है, डाइवर्सली स्किल्ड है, इतना इंसान हर एक को अपने बारे में पता होता ही है। माशाल्लाह मुझे भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो उसको अपने को वक्त देना चाहिए थोड़ी बेहतर जॉब लैंड करने के लिए, बिकॉज एक दफ़ा जो जॉब मिल जाएगी तो फिर वही बात है कि उसी को आप कुछ अरसे तक करते रहेंगे कम अज़ कम। तो फ़ौरन से आप सर्वाइवल जॉब्स की तरफ मत जाएँ, हत्ता ये कि आपका काफ़ी वक़्त गुज़र जाए, समझ लें कि आपके 5 महीने गुज़र गए या 6 महीने गुज़र गए, उसके बाद आप कोई सर्वाइवल जॉब भी कर लें, बिकॉज़ कुछ ना करने से कुछ तो ऑब्वियसली है ही बेहतर। लेकिन मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मेरे माशाल्लाह वैसे भी सोर्सेज़ ऑफ इनकम हैं जॉब के अलावा। लेकिन अभी ये है कि जहाँ तक जॉब सर्च का ताल्लुक है, अब उसमें एक चीज़ ये है कि सीवी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एक ये सवाल होता है कि हम में से अक्सर लोगों ने अपने प्रोफेशन में लगातार काम नहीं किया होता, और हम लोग गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि ओहो, मैं इतने अरसे अपने प्रोफेशन से आउट ऑफ टच रहा, या मैं कोई और काम करता रहा। याद रखिए कि आप एक ऐसे ज़माने में हैं, आप एक ऐसे दौर में हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नित नई किस्म की हर जगह खुल रही हैं। तो ये बहुत ही समझ आने वाली बात है अगर आप एक ही डगर पर नहीं चलते रहे, आप कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए, कुछ अरसे के लिए कोई और काम करते रहे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो इवन दो मैं हूँ सिविल इंजीनियर, और सिविल इंजीनियर के तौर पर जब मैं मतलब ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद मैंने लगातार सिविल इंजीनियरिंग की जॉब की थी इवन 3-4 साल। उसके बाद मैं स्विच कर गया ऑनलाइन जॉब्स की तरफ और डिफरेंट किस्म के कामों की तरफ। दोज वर नॉट रिलेटेड टू माय सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एट ऑल। और उसके बाद फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग की तरफ स्विच कर गया, यानी जब मैं दुबई गया एज अ प्लानिंग इंजीनियर, मैंने वहाँ पर काम किया। तो ऑब्वियसली वो फिर दैट वाज गेटिंग बैक टू माय प्रोफेशन। लेकिन फिर जब मैं दुबई से वापस आया तो आप जानते हैं कि मैंने यूट्यूबिंग की है। यूट्यूबिंग के साथ मैंने और काफ़ी किस्म के बिजनेसेस किए हैं। तो वो फिर अगेन मैं आउट ऑफ टच हो गया। अपना जो कोर इंटेग्रल एक मेरा सिविल इंजीनियरिंग का ही था, उससे मैं आउट ऑफ टच हो गया। लेकिन अगर आउट ऑफ टच हुआ तो अपनी मर्जी से और सोचते समझते हुए हुआ, क्योंकि मुझे और चीज़ों में ज़्यादा स्कोप उस वक्त नज़र आ रहा था, और अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा था। सो एक चीज़ आप ज़हन में रखिए कि बिल्कुल भी गिल्ट महसूस मत कीजिए अगर आपने कंसिस्टेंटली एक ही तरह का काम नहीं किया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि 2 तरह की सीवीज आप बना सकते हैं। एक फंक्शनल रेज्यूमे,
और एक की क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे होती है। बाय द वे रेज्यूमे और सीवी एक ही चीज़ होती है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। फंक्शनल रेज्यूमे वो होता है जिसमें आप ने अगर एक ही फील्ड में काम नहीं किया हुआ, आप डाइवर्सली एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे कि मैं हूं, तो हमें फंक्शनल रेज्यूमे सूट करेगा। और अगर आपने एक ही फील्ड में काम किया है, समझ लें कि आपने एमबीबीएस डॉक्टरी की है, उसके बाद आप लगातार एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे हेल्थ केयर सेंटर या हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक्स पर काम करते रहे, तो यानी आप अपने प्रोफेशन से जुड़े रहे थ्रू आउट, तो फिर आपको क्रोनोलॉजिकल सीवी ज़्यादा सूट करती है, बिकॉज उसमें आप दिखा सकते हैं कि कैसे आप एक ही प्रोफेशन के साथ जुड़े रहे और कैसे आप अपना एक्सपीरियंस उसमें वक्त के साथ बिल्ड करते चले गए। तो कोई फॉर्मेट दूसरे से कमतर या बेहतर नहीं है, दोनों तरह का आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी यूनिक सर्कमस्टांसेस क्या हैं। फंक्शनल रिज्यूमे में ये होता है कि अगर आप अपने प्रोफेशन से आउट ऑफ टच हो गए तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है। द मेन थिंग जो आपने करनी है वो ये है कि आपके सीवी का जो पहला 1/3 पार्ट है, यानी टॉप से जो 1/3 है, उसमें आप वो कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट करें जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ लें कि इंजीनियरिंग वर्क्स कोऑर्डिनेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऊपर ही लिख दें इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर। क्योंकि अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो इवन दो मैंने दुबई में काम किया है एज अ प्लानिंग इंजीनियर, लेकिन इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन उसका एक अहम जुज था। यानी मैंने किया तो प्लानिंग वर्क है, मैं प्लान करता था, शेड्यूल करता था प्रिमावेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन उसके साथ मेरी जिम्मेदारियों में शामिल था इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन भी। लेकिन क्योंकि मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन है, तो मैं उस सारे एक्सपीरियंस में से एक उस एलिमेंट को हाईलाइट करके ऊपर टॉप पर ही लिख दूंगा इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर। समझ के बात। इसी तरीके से आपने अपनी की स्किल्स में इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन लिख देना है, उसके थोड़े सिनोनिम्स बना लें, यानी कन्वेइंग टास्क्स, असाइनिंग रोल्स टू इंजीनियर्स, कि इस तरह से आप करेंगे तो आपने थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर लिया, थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स भी यूज हो गए, लेकिन इट स्टिल रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइम फंक्शन दैट इज इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन। तो वो आपने अपनी सीवी के टॉप के 1/3 हिस्से में लेकर आना है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जो एम्प्लॉयर्स रिक्रूटर्स होते हैं, अगर उनको आपकी सीवी के पहले पेज के ऊपर के 1/3 हिस्से में वो कीवर्ड्स नज़र ना आए जिनके लिए वो सर्च कर रहे हैं, तो वो आगे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरी सीवी पर स्विच कर जाएंगे। तो आपने एक तो ये करना है, पहली टिप मेरी ये रहेगी तमाम अप्लाइंग स्टूडेंट्स के लिए और वर्क वीज़ा पर जो भी आते हैं उनके लिए, या परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, कि अपने सीवी के पहले पेज के 1/3 ऑफ द टॉप पे वो ख़ास कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट करें जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब में। दूसरी बात यह है कि आपकी सीवी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम काफ़ी लंबी लंबी सीवियाँ बना लेते हैं। यानी अगर आप समझ लें कि आपकी 3 पेजेस की सीवी है ना, तो दैट इज़ अ लिटिल टू लॉन्ग, क्योंकि आजकल रिक्रूटर्स बहुत बिजी होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इतनी लंबी लंबी सीवीज पढ़ें और इतने सारे पेजेस स्क्रॉल करें। तो मैक्सिमम अपनी सीवी को कोशिश करें कि 2 पेज के अंदर अंदर वाइंड अप कर दें। अपनी सीवी में आपको रेफरेंसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी पहले डाले हुए थे, तो मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास गया, जब उन्होंने मेरी सीवी देखी, वो कहते हैं कि आपने खामखा लंबी की हुई है अपनी सीवी को, अगर आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को रेफरेंसेस की ज़रूरत होगी तो वो आपसे डिमांड कर देंगे कि पहले जिन लोगों के साथ आपने काम किया या कंपनीज या एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया है उनका एक रेफरेंसेस पेज आप क्रिएट करके हमें दें, तो तब आप रेफरेंसेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी सीवी में ही आपको रेफरेंसेस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खामखा सीवी को लंबा करता है। अच्छा, अगर आपके गुज़िश्ता एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे दौर रहे हैं जब आप अपने प्रोफेशन से आउट ऑफ टच हो गए थे, जैसे मैं हो गया था, तो जैसा मैंने बताया आपको फंक्शनल रेज्यूमे सूट करेगी, तो आपको ये करना है कि आपने शुरू में ही ईयर्स मेंशन नहीं करने। यानी आप शुरू में ऐसे करेंगे कि अपना नाम लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और उसके नीचे वाली जो लाइन है उसमें आप वो रोल लिखें जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट करें कि इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर लिख दूंगा मैं। अगर मैं प्लानिंग इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं प्लानिंग इंजीनियर लिख दूंगा। अगर मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर लिख दूंगा उसके नीचे, मतलब ताकि एक पहचान हो जाए मेरी कि मैं बेसिकली हूँ क्या। तो वो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा जॉब टू जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप एक ही सीवी हर जगह भेजेंगे तो ऑब्वियसली अगर एक जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी सीवी नहीं बनी हुई तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको उनसे सुनने मिले या वो आपको इंटरव्यू कॉल करें, बिकॉज अप्लाइंग का मकसद यही है कि आपको आगे से इंटरव्यू कॉल आए। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि एक तो हड़बड़ाहट में हर एरी गैरी जॉब के लिए अप्लाई आपने नहीं करना,
आपने अपनी मर्ज़ी की जॉब्स के लिए फ़िल्टर लगाकर अप्लाई करना है। एक और वीडियो बनाकर आपको मैं बता सकता हूँ कि जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, उसके ऊपर कैसे आप फ़िल्टर्स अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी की जॉब्स तलाश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊँ, तो अभी नीचे कमेंट कर दीजिए कि बिलाल भाई वो फ़िल्टर वाली जॉब सर्च साइट्स की वीडियो ज़रूर बना दीजिएगा, ताकि हमें जॉब तलाश करना है तो फिर मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कंटेंट को कस्टमाइज करता हूँ उस मुताबिक के व्यूअर्स की डिमांड क्या है। तो अगर ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो बना दूंगा। तो ये चीज़ है कि आपको अपनी मर्ज़ी की जॉब्स के लिए फ़िल्टर लगाकर अप्लाई करना है, ताकि देखिए एक दफ़ा आपको जॉब मिल जाएगी, आप लंबे बंध जाएँगे उन्हीं के साथ। तो आप अपनी वर्क लाइफ़ बैलेंस के लिए, पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए ऐसी जॉब्स के लिए ही अप्लाई करें जिनसे अगर आपको कल को सुनने मिले और आपको कॉल्स आएँ तो आप वहाँ पर काम करने के ख्वाहिशमंद भी हों। ऐसा ना हो कि आप किसी भी टॉम डिक एंड हैरी किस्म की जॉब के लिए अप्लाई करते रहें, बाद में आपको जब मिल गई तो फिर आप सोचेंगे ये मैं कर क्या रहा हूँ। तो आपने पहले ही सोचे समझे तरीके से अप्लाई करना है। फिर जिन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, हर जॉब के कीवर्ड्स देखें, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल में क्या लिखे हुए हैं। उन कीवर्ड्स को अपनी सीवी में 1 मिनट लगाकर सही जगहों पर इंसर्ट करें, सीवी का पीडीएफ बनाएं और वो पीडीएफ आप अपलोड करें। अगली सीवी के लिए कीवर्ड्स नोट करें, कीवर्ड्स को इंसर्ट करें अपनी सीवी में, उसका पीडीएफ बनाएं, उसको अपलोड करें। इस तरह से मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन में 50 या 100 एप्लीकेशंस दे दी हैं, लेकिन आप एक ही सीवी उन सब में अपलोड करते जा रहे हैं, तो वो यूजलेस होगा। उसमें आपका रिस्पॉन्स रेट हो सकता है 2% हो। अगर आपने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो मुश्किल से हो सकता है 2 एम्प्लॉयर्स आपको अप्रोच करें। आप अगर सोचे समझे तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमाइज कर करके सीवीज अपलोड करेंगे और फंक्शनल या क्रोनोलॉजिकल जो आपको सूट करता है उस मुताबिक सीवी बनाएंगे और पहले 1/3 में अब वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट आप 100 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मुमकिन है आपको 50 से रिस्पॉन्स आए। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे पाकिस्तान इंडिया में सीवी को एक मजाक की तरह समझा जाता है, इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जाता, लेकिन यहाँ बाहर के मुल्कों में सीवी ही सब कुछ होता है। ये लोग बड़े एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं और अपने ही बनाए हुए जो इनके सिस्टम्स हैं उनको बहुत सीरियस लेते हैं। यहाँ पर आपका सीवी सब कुछ है। समटाइम्स थोड़ा सा ऑड भी लगता है कि इतना आपने पढ़ा, इतना एक्सपीरियंस लिया, लेकिन कोई भी आपसे बेहतर सीवी बनाकर तो अपने चांसेस एम्प्लॉय हो जाने के ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है। तो ये सच है। तो आप भी सीख जाइए गुर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर एक डॉक्यूमेंट ही बनाना है और उसी के बेसिस पर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बना लें आप भी डॉक्यूमेंट, सीख लें वो डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि सीवी बनाते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फॉर्मेट का ख्याल रखें, क्रोनोलॉजिकल या फंक्शनल, कीवर्ड्स का ख्याल रखें और कस्टमाइज करके सीवीज को अपलोड करें। और पॉपुलर जॉब सर्च इंजन्स कौन से हैं, उन पर फिल्टर्स लगाकर आप कैसे इजीली और क्विकली अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस एक दिन में भेज सकते हैं, वो अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपने जॉब सर्च करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी यानी इस जुमे को जब हमें कनाडा पहुंचे हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो मुझे कितने एम्प्लॉयर्स से सुनने मिला इन सारे गुरों को अपना कर और अप्लाई करके। मेरे केस में क्या रिस्पॉन्स रेट रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहला हफ्ता तो मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ गुजरा। नई जगह पर आकर सामान ऑर्गेनाइज करके रखने में, यहाँ पर एडजस्ट होने में शुरू में मेरा गला भी पकड़ा गया बिल्कुल, क्योंकि शदीद सर्दी में मुझे सोर थ्रोट हो गया था और उसके अलावा जेट लैग था। दिन रात सीधे होते, यानी अभी पाकिस्तान में दिन है तो यहाँ पर रात है, यहाँ पर दिन है तो पाकिस्तान में रात है, मतलब क्योंकि कनाडा 10 घंटे पाकिस्तान से पीछे है टाइम के हिसाब से भी। तो पहला हफ्ता तो उसी सब एडजस्टमेंट्स में गुजर गया। उसके बाद से मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया तो अगेन जो गलती सब करते हैं वही मैं भी कर रहा था कि मैं हर जॉब के लिए अप्लाई करता गया और मेरा गोल ये होता था कि एक दिन में मैं तकरीबन कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 40 जॉब्स के लिए अप्लाई कर दूं, और ताकि मुझे कहीं से भी मिल जाए जॉब। लेकिन मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने आपसे बात की कि जितने पैसे हैं वो अगर मैं बैठ कर भी खाऊं हमारी फैमिली, तो कम अज़ कम इंशाल्लाह 7 महीने तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो 7 महीने का अरसा बहुत लंबा होता है माशाल्लाह। उसमें अगर आप एक सोची समझी साजिश के तहत
और चलते हैं और आप अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, हाथ पाँव मारते हैं और दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह वैसे ही आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आते साथ आप हर किस्म की जॉब के लिए बगैर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किए बस अप्लाई करें और हड़बड़ी में हाँ हाँ जॉब 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 जॉब, ये तरीका नहीं होता। उस तरह से अगर आपको जॉब मिल भी जाएगी तो वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और जब आपने वक्त लगाना ही है एक चीज़ में, तो क्यों ना आप एक ऐसे जॉब में अपना वक्त इन्वेस्ट करें जिससे आपको एक ऐसा आउटपुट मिले जिससे आप कुछ बचा भी सकें, कोई अच्छे पैसे कमा भी सकें। आखिर को आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो अपनी मर्जी के मुताबिक आपकी चीज़ें भी होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। तो ज़रा सोच समझ के जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनको अप्लाई करते हुए आपने करना है। तो शुरू में वही हुआ कि मैंने भी जॉब 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 हर किस्म की जॉब्स के लिए अप्लाई करता गया, और इवन दो मुझे खुद भी पता था कि अगर इनमें से कुछ जॉब्स मुझे मिल भी गई तो मुश्किल है कि मैं करूं, बिकॉज या तो वो बहुत दूर हैं या मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हैं। तो इस वजह से मुझे खुद भी पता था कि अगर मुझे अप्रोच भी कर लिया गया तो भी मुश्किल है मेरा उनको परसू करना। तो उसके बाद मैं जब एम्प्लॉयमेंट एजेंसी गया, यानी रिक्रूटमेंट एजेंसी यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कहेंगे तो अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के नाम भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप ये भी देख सकें कि कनाडा आए बगैर अपने मुल्क से भी अगर आप अप्लाई करें तो भी क्या आपको जॉब मिल सकती है, तो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की भी एक वीडियो बना दूं, तो फिर मैं वो भी बना दूंगा। तो जिस रोज़ मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास गया तो उन्होंने मेरा एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया और मेरी रेज्यूमे देखकर मुझे वो बातें बताई जिनका मुझे पता ही नहीं था पहले। जैसे कि ये जो फॉर्मेट्स ऑफ रेज्यूमे है, क्रोनोलॉजिकल या फंक्शनल, जैसे कि कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस, जैसे कि सीवी की कस्टमाइजेशन की इंपॉर्टेंस, जैसे कि अपनी मर्जी की जॉब के लिए अप्लाई करने की इंपॉर्टेंस, जैसे कि सिलेक्टिव जॉब्स में एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता था। तो जब से मुझे पता चला उसके बाद जो मैंने अप्लाई करना शुरू किया है, तो डेफिनेटली एप्लीकेशंस तो मैं कम लॉन्च कर रहा हूँ पहले की निस्बत, लेकिन जो लॉन्च कर रहा हूँ वो ऐसी जॉब्स हैं कि मिल गई तो इंशाल्लाह मेरा करने का दिल भी करेगा। अब कितने लोगों ने मुझे उसके लिए अप्रोच किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। समझ लें कि अब ये हो रहा है कि अगर मैं एक दिन में 40 एप्लीकेशन में 40 इज़ टू मैनी, मैं 40 नहीं कर पाता बिकॉज और बहुत से काम आजकल साइड बाय साइड चल रहे हैं। मैं ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सौदा सलफ लाना होता है, मुझे बर्फ़ भी साफ़ करनी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इतना वक्त नहीं मिलता कि इंसान 40 जॉब्स अप्लाई कर ले। ना ही रोज़ बरोज़ इतनी नई जॉब्स आती हैं। आती तो बहुत है डेफिनेटली, कनाडा बहुत बड़ा है, लेकिन आपने तो उधर ही सर्च करना है ना जिधर आप रह रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर तो आप कम्यूट नहीं करेंगे। तो आपके इलाके के हिसाब से समझ लें कि हर रोज़ कोई 8-10 नई जॉब्स आ जाती होंगी। तो समझ लें कि अगर मैं डेली 10 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे उनमें से तकरीबन 5 एम्प्लॉयर्स असेसमेंट्स भेज रहे हैं। असेसमेंट यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। असेसमेंट इज़ लाइक आपके एक इंटरव्यू करने से पहले वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हो, इंटेलेक्चुअली, कॉग्निटिवली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली आप कितने स्टेबल हो, आप कितने फोकस्ड हो, आप कितने सूटेबल हो उस रोल के लिए जिसके आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि इंडीड एक बहुत ही पॉपुलर जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। indeed.ca पर लोग जॉब्स सर्च करते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो अगर कोई एम्प्लॉयर समझता है कि आप सूटेबल हो उस रोल के लिए, तो वो आपको थ्रू ईमेल असेसमेंट करने के लिए भेजता है। असेसमेंट होता है मतलब एक टेस्ट, एक एग्ज़ाम जो इंडीड पर ही होता है। और अभी तक जितनी भी असेसमेंट्स हैं मैंने ये देखा है कि वो सारी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं। बेसिकली एम्प्लॉयर्स ये देखना चाहते हैं कि अंडर प्रेशर आप कितने कंपोज्ड रहते हैं, कितनी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, कितने सोचे समझे तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चल के आप सही ऑप्शंस चूज़ करते हैं, वो देखना चाहते हैं। क्योंकि बाकी तो हर एक की ठीक है, कुछ किसी ने पढ़ा होता है, किसी ने कुछ पढ़ा होता है, किसी का क्या एक्सपीरियंस रहा होता है, कोई किस कल्चर से आता है, जो भी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स वैल्यू करते हैं एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई में, मैंने देखा है वो ये है कि वो जो बंदा है या बंदी है जिसको वो हायर कर रहे हैं, वो काम कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। वो भी उस बात को भी छोड़ दें उसको काम करना आता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो पहले आपको ट्रेन करती हैं। पहले ट्रेनिंग सेशन होता है कम से कम 2 से 3 हफ्तों का, उसमें आपको उस जॉब
की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपसे वो डिलीवर करने के लिए मांगते हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। सारी सेल्फ लर्निंग करनी होती थी और सेल्फ लर्निंग का जो प्रोसेस होता था, जो दौरानिया होता था, जिसमें आप एक नए जगह पर जाकर नई चीज़ें सीख रहे होते थे, उस दौरान आपको काफ़ी बेइज्जती सुनने मिलती है, क्योंकि सब लोगों को पता होता है ये नया बंदा है या बंदी है और इसको काम का पता नहीं है, क्योंकि हर काम की नोयत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी अगर आप ले लें तो डॉक्टरी तो उसने कर ली, अब फर्ज करें कि 2 साल उसने एज अ डेंटिस्ट काम किया है, उसके बाद आप उसको गायनोकोलॉजी की फील्ड में लगा दें उस बंदी को, तो उसका तो तजर्बा डेंटिस्ट्री में रहा है, तो गायनोकोलॉजिस्ट में तो वो एक नोविस की तरह होगी, एक नई बंदी की तरह होगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो पहली पहली दफ़ा वो कर रही होगी, इवन दो शी इज़ अ डॉक्टर, वो पढ़ कर आई है। तो इसी तरह से इंजीनियरिंग में भी होता है, इस तरह से हर फील्ड में होता है। सो इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपको शुरू में ओरिएंटेशन चाहिए होती है, यहाँ पर वो प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में, या एल्सवेयर सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती थी और उसके दौरान काफ़ी सुनने मिलता था, बेइज्जतियाँ होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता। यहाँ पर एम्प्लॉयर सिर्फ ये देखते हैं कि जो बंदा आ रहा है वो अगर प्रेशर में काम करने उसको मिलता है, यानी कि काम बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है, तो वो सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, वक्त का अपने सही इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, ये चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो असेसमेंट्स भी वो भेजते हैं वो साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड होती है और इसी चीज़ को टेस्ट कर रही होती हैं। तो अब मैंने बताना आपको ये था कि जब से मैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से होकर आया हूँ और ये सारे गुर मैंने अपनाए हैं, तो मुझे तकरीबन समझ लें कि 50% रिस्पॉन्स रेट हो गया है मेरा, और मुझे अब एम्प्लॉयर्स असेसमेंट्स भेज रहे हैं। अब चीज़ ये है कि ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ अप्लाइंग फॉर अ जॉब, देर आर मल्टीपल एप्लीकेंट्स। हर जॉब के लिए समझ लें कि 50-60 बंदा अप्लाई कर रहा है, वो सबको असेसमेंट्स भेज रहे हैं जो उनको सूटेबल लग रहे हैं, और उसके बाद वो असेसमेंट्स को देखेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। एंड दिस प्रोसेस नॉर्मली टेक्स अ टाइम ऑफ 2 to 3 वीक्स एनी वे फॉर एनी रिक्रूटर या एम्प्लॉयर टू फाइनलाइज कि उसने किसको रखना है। तो फॉर मी राइट नाउ अभी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद एप्लीकेशंस को देखेंगे एम्प्लॉयर्स, एंड देन जो भी सिलसिला बनेगा वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। लेकिन ये है कि माशाल्लाह रिस्पॉन्स रेट काफ़ी ऑप्टिमाइज हुआ है जब से मैंने इन्हीं गुरों को अपनाया है जो मैंने आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर किए। यकीन करेंगे वो बातें हैं कि जो आपको फ्री में सुनने बहुत ही मुश्किल है कहीं से भी मिल जाएँ। मैं ख़ास तौर पे, और मेरे चैनल की ख़ास बात ही ये है कि ये जो टोटल चैनल है और उसका कंटेंट है, ये मेरी आप बीती है, मेरी ज़िंदगी की अपनी लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इतना बड़ा स्टेप मैंने लिया है पाकिस्तान से कनाडा आने का, और यहाँ पर मैंने एक स्क्रैच से, ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट की है। तो आपके साथ डे बाय डे की जो भी लर्निंग होती है शेयर कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ और ये मानता हूँ इंशाल्लाह कि इस चैनल से बहुत से लोग इस्तिफ़ादा करेंगे, चाहे वो भारत से देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, दुनिया भर से कहीं से भी वो देख रहे हैं। उनको पता चलेगा कि कनाडा में कितना स्कोप है ग्रोथ का, दैट कनाडा इज़ स्टिल अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, के अगर आप अपने मुल्क में समझ रहे हैं कि हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या जिस भी लिहाज से, तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। अगर आप मूव कर सकते हैं तो निकलें और यहाँ से कमा कर अपने मुल्क में रेमिटेंस भेजें, उस तरह से भी आप उसकी खिदमत कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम कनाडा के मुतालिक मैं आपको ठीक ठाक बता सकता हूँ, और आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन कौन से वीज़ा ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से आप उम्र के किस किस हिस्से में कनाडा आ सकते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होने वाला है ये चैनल, इंशाल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। बस सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। होपफुली आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है और आपने अप्लाई कैसे करना है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ एक क्रोनोलॉजिकल और एक फंक्शनल रेज्यूमे की एक एक एग्जांपल भी शेयर कर दूंगा जो मुझसे रिक्रूटमेंट एजेंसी ने शेयर की थी, ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से पता चल जाए कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। और अगर आपके गुज़िश्ता ज़िंदगी में एक्सपीरियंस में आपके अपने प्रोफेशन के हिसाब से गैप्स हैं या कुछ ऐसे वक्त रहे हैं जब आपने काम नहीं किया, तो उनको कैसे आपने अपनी रेज्यूमे में छुपाना है, या छुपाना नहीं भी है तो इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो रादर देन अ वीकनेस आपकी एक स्ट्रेंथ बनकर सामने आए। तो अगर आप कहेंगे तो एक फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे की एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए हमारा कनाडा। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।